Okay, so we'll start with a very quick revision of what we have learned in the last session. पिछले लेक्चर में हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए उसका एक बहुत क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम लोग. तो इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में we have found out moment of inertia of a thin uniform ring. तो हमने स्टार्ट किया था बाय फाइंडिंग आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिंग. तो हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रिंग था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया था. तो इफ यू रिमेम्बर रिंग बेसिकली आपको पता होना चाहिए हाउ डज अ रिंग लुक लाइक. हमने ऑलरेडी रिंग को डिफाइन किया है. रिंग इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट and practically all the mass is at the circumference. All the mass is at the circumference मतलब all the mass is practically at a distance of r. तो सेंटर से हर डायरेक्शन में मास कहाँ पे है? r डिस्टेंस पे है. देन ये जो रिंग था, दिस रिंग was rotating about its own axis. own axis मतलब axis passing through center of mass and perpendicular to plane of the ring. Then अगर आपको याद होगा तो what we had done is हमने इस पूरे रिंग को स्मॉल स्मॉल मास एलिमेंट में अज्यूम किया था. तो एक मास एलिमेंट यहाँ पे होगा, फिर यहाँ होगा, सो ऑन सो फोर्थ. तो जो पूरा रिंग है इसको हमने अज्यूम कैसे किया? टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट. और हर एक मास एलिमेंट का मास कितना था? dm. और हमने एक मास एलिमेंट ले लिया p पॉइंट पे. तो जो रिंग था, रिंग वाज assumed to be made up of large number of small mass element each of mass dm. उसमें से एक मास एलिमेंट हमने ले लिया p पॉइंट पे. जब रिंग रोटेट होगा तो when रिंग रोटेट्स what happens is जब रिंग रोटेट होगा तो ये जो मास एलिमेंट है ये भी रोटेट होगा. मतलब ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. तो ये मास एलिमेंट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन, अगर आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या था? डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास. डिस्टेंस कितना है? r. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था r स्क्वायर dm. राइट. ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? मास एलिमेंट dm का. लेकिन हमने इस पूरे रिंग को अज्यूम किया है कि ये पूरा रिंग बना है लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट से. तो जब रिंग रोटेट होगा तो हर एक मास एलिमेंट भी रोटेट होगा. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है रिंग का. तो हमने इसको इंटीग्रेशन से फाइंड किया था. जिनको इंटीग्रेशन पता नहीं वापस एक बार बता देता हूँ. इंटीग्रेशन मतलब एडिशन ही होता है. एडिशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिंग रोटेट होगा तो हर एक मास एलिमेंट रोटेट होगा. तो हर एक मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. तो हर एक मास एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते गए तो क्या मिलेगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसका? रिंग का. राइट. बट जब आपके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो, मतलब जब मास एलिमेंट कंटिन्यूअस है ना, यहाँ है उसके बाद भी है उसके बाद भी है, तो मास एलिमेंट्स आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड. जब मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम एडिशन की जगह पे क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन डी आई, व्हाट इज डी आई? आर स्क्वायर dm. लेकिन आर कांस्टेंट है. आर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं कोई भी मास एलिमेंट ले लूं, लेट मी टेक एनी ऑफ इट, ये ले लो, उसका डिस्टेंस भी r है. कोई और मास एलिमेंट लो, उसका डिस्टेंस भी r है. तो r इज कांस्टेंट. कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हो. एंड dm. और इंटीग्रेशन dm मतलब dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, सारे के सारे dm को आप करोगे ऐड तो क्या मिलेगा? टोटल मास. किसका टोटल मास? रिंग का टोटल मास. तो यू विल हैव इंटीग्रेशन dm एज m. तो ऐसा हमने फाइंड किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कैन बी फाउंड by integration of all the mass elements, that is r square into m.
ओके, सो इसके बाद आफ्टर दिस हमने एक डिस्क का केस लिया था, और डिस्क का केस मैं एक बार कंप्लीटली वापस से लूंगा. वी विल आल्सो कीप ऑन मेकिंग सम नोट्स. तो हमको इसके बाद फाइंड करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a thin uniform disk. Thin uniform disk. So if you remember, अगर याद नहीं है तो याद कर लेंगे. In the last session, last lecture में हमने ऑलरेडी डिस्क का केस स्टार्ट किया था, तो हमको ऑलरेडी पता है बेसिक्स. तो इफ यू सी हियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क. तो पहले हमने डिफाइन किया था व्हाट इज अ डिस्क. व्हाट इज अ डिस्क? डिस्क इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस. तो डिस्क ये 2D ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक प्लेन में होगा और उसका थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल. व्हाई नेग्लिजिबल? बिकॉज ऑब्वियसली इसको बोलते हो डिस्क ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, लेकिन डिस्क ऐसा भी हो सकता है विथ सम थिकनेस. तो हम जो डिस्क कंसिडर कर रहे हैं दैट इज ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस. गुड. क्यों? क्योंकि अगर नेग्लिजिबल थिकनेस नहीं लिया तो वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा. डिस्क इज जस्ट ऑन अ प्लेन. मैंने अगर थिक कर दिया तो वो 3 डायमेंशनल बन जाएगा. दैट इज वाई. देन मैंने आपको बताया था डिस्क को यूनिफॉर्म कब बोलोगे? यूनिफॉर्म इन केस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट मतलब जब हर एक जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो. राइट. तो डिस्क यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि डिस्क के हर एक जगह पे एट ईच पार्ट ऑफ द डिस्क मास डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सेम. मतलब जितना मास यहाँ पे है उतना ही मास यहाँ पे भी है. तो इन अ गिवन एरिया, मेरे पास एक एरिया है, यहाँ पे ये एरिया ए है, यहाँ पे भी एरिया ए है. अगर इस एरिया ए में मास m है तो इस एरिया ए में भी मास m है. इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. और डिस्क यूनिफॉर्म कब होगा? जब मास पर यूनिट एरिया इज सेम थ्रू आउट एंड ऑल्सो कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट. तो भाई कंपोजिशन मतलब क्या था? कंपोजिशन का मतलब ये था कि डिस्क के हर एक पार्ट में, एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, अगर हर एक पार्ट में कॉपर है एक पार्ट में तो दूसरे पार्ट में भी कॉपर है. एक पार्ट में 90% कॉपर 10% स्टील है तो दूसरे पार्ट में भी 90% कॉपर 10% स्टील है. तो डिस्क को यूनिफॉर्म कब बोलोगे? जब मास पर यूनिट एरिया सेम होगा और कंपोजिशन भी सेम होगा. राइट. इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने एक डिस्क कंसिडर किया था जिसका मास है m एंड रेडियस इज r. गुड. तो वी हैव अ डिस्क जिसका मास है m एंड रेडियस इज कैपिटल R. देन सिग्मा, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना मास पर यूनिट एरिया, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. नाउ यू शुड नो वन थिंग. आपको एक पता होना चाहिए, जब आपके पास मास एक लाइन पे हो, एग्जाम्पल इसका लेंथ है 10 मीटर और इसका मास है 20 किलोग्राम. एग्जाम्पल. तो 10 मीटर का रॉड है और मास कितना है? 20. तो 1 मीटर में कितना मास? 2. 20/10. 2. वेरी गुड. तो इसको आप डिनोट करते हो लैम्बडा से, मास पर यूनिट लेंथ. मास मतलब किलोग्राम और लेंथ मतलब मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर. सिमिलरली जब हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि डिस्क, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के केस में हम सिग्मा से डिनोट करते हैं डेंसिटी को. अगर इसका टोटल मास है m, राइट, इसका टोटल एरिया है a, तो सिग्मा विल बी मास अपॉन एरिया. इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि यूनिट एरिया में कितना मास. सेम लॉजिक. टोटल मास 20 किलोग्राम, टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना? 2. राइट. तो एक यूनिट एरिया में कितना मास है दैट इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट एरिया, या इसको और एक नाम है सरफेस डेंसिटी, और डिनोट करते हैं सिग्मा से. देन अब ऐसा भी हो सकता है, होता है बेसिकली. इमेजिन हमने एक क्यूब ले लिया, और आपको पता है व्हाट इज अ क्यूब, राइट. तो यू शुड नो व्हाट इज अ क्यूब. हमने एक क्यूब ले लिया और इस क्यूब में मास है.
क्यूब मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज समथिंग आपको पता होना चाहिए। क्यूब मतलब 3D ऑब्जेक्ट होता है, लाइक अ बॉक्स। और इस बॉक्स में अगर टोटल मास m है, वापस से एग्जांपल 30, इसका टोटल वॉल्यूम मान लो 10 मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हो रो से। रो इज फॉर volume density, sigma is for surface density and lambda is for linear density, right? तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। अब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में भी पढ़ा ही होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वो आप बात करते हो वॉल्यूम डेंसिटी की। तो एनीवेज हमारे पास एक डिस्क था, डिस्क का मास था m, उसका रेडियस था r। तो डिस्क का सरफेस डेंसिटी हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा, क्योंकि सरफेस डेंसिटी है इसके लिए सिग्मा। तो सिग्मा इज मास अपॉन एरिया, बट डिस्क का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। नाउ इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने बोला था कि जो डिस्क है ना, इस डिस्क को हम अज्यूम कर सकते हैं टू बी मेड अप ऑफ large number of concentric rings. What do I mean by concentric rings? एक रिंग यहाँ होगा, 0 से स्टार्ट हुआ, उसके इमीडिएटली बाद दूसरा रिंग है, उसके इमीडिएटली बाद तीसरा रिंग है, फिर चौथा रिंग है। मतलब पूरा का पूरा डिस्क इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग विद द सेम सेंटर, इसलिए इसको बोलते हो कॉन्सेंट्रिक, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इमेजिन करने वाले हैं दैट the disk is made up of large number of concentric rings. So imagine the disk to be made up of large number of concentric rings. राइट। तो बहुत सारे रिंग्स थे, उसमें से मैं एक ही रिंग इमेजिन कर रहा हूँ। बहुत सारे रिंग्स है ना, देयर आर सो मेनी रिंग्स। उसमें से एक रिंग ले लिया, क्योंकि रिंग यहाँ पे भी रिंग था, यहाँ पे भी रिंग था, यू हैव सो मेनी रिंग्स। तो उस सब में से मैं फिलहाल एक रिंग की बात करता हूँ। सो इमेजिन वन सच रिंग। ये वन सच रिंग कहाँ पे है, ये डिस्टेंस स्मॉल r पे है, कहाँ से, सेंटर से। सो imagine one such ring of mass, इसका मास कितना, dm। तो रिंग का जो केस था, रिंग के केस में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था। तो रिंग को हमने कैसे इमेजिन किया था, टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। डिस्क को कैसे इमेजिन कर रहे हो, टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। तो वहां पे जो मास एलिमेंट था उसका मास कितना था, dm। यहाँ पे जो रिंग है उसका मास कितना है, dm। तो इमेजिन वन सच रिंग ऑफ मास dm at distance small r from the center, ओके। जो ये डिस्क है उसमें जो रिंग है कौन से डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, इसका थिकनेस हमने कितना मान लिया, dr, राइट। सो लेट the thickness of this ring, let the thickness of this ring be dr, राइट। थिकनेस पता लग गया। तो थिकनेस क्यों चाहिए, क्योंकि आपको रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। रिंग का एरिया निकालना क्यों पड़ेगा, क्योंकि क्या चाहिए आपको, सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी क्यों चाहिए, क्योंकि डिस्क, यस, तो डिस्क में से ही बना है रिंग। और हमने पहले ही बोल दिया यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कि मास पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर। तो रिंग इज अ पार्ट ऑफ डिस्क, मतलब जितना डेंसिटी डिस्क का है उतना ही डेंसिटी रिंग का भी है। तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमको। तो वी विल राइट डाउन हियर, देयरफॉर surface density sigma of the ring is given by
is given by definition. What is sigma? Definition, mass upon area. किसका मास? रिंग का मास. रिंग का मास कितना है? dm. एरिया क्या है रिंग का? पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा. एग्जैक्टली. पाई आर स्क्वायर कब होता है? जब डिस्क हो. हमारे पास डिस्क नहीं है, हमारे पास रिंग है, राइट. तो रिंग का जो केस होता है, रिंग का एरिया कैसे निकालते हो वो समझ लो पहले. तो रिंग के केस में आप क्या करते हो? इनर सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हो. कितना है? 2 पाई आर. ये स्मॉल आर था तो 2 पाई आर. इसको मल्टीप्लाई करते हो थिकनेस से. थिकनेस कितना है? डी आर. तो एरिया आएगा 2 पाई आर डी आर. तो रिंग का एरिया फाइंड करने के लिए हमेशा यही यूज करना है, इनर सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस. तो 2 पाई आर डी आर. गुड. तो यहां से आपको मिलेगा dm. तो व्हाट इज dm? 2 पाई आर सिग्मा डी आर. तो मास ऑफ द रिंग dm कैन बी रिटन एज 2 पाई आर सिग्मा डी आर. Good. Let us call this as equation number 1. Then डिस्क रोटेट होगा तो रिंग भी रोटेट होगा. जैसे रिंग रोटेट हो रहा था तो मास एलिमेंट भी रोटेट हो रहा था. यहाँ पे डिस्क रोटेट होगा और रिंग इस डिस्क का पार्ट है तो रिंग भी रोटेट होगा. और रिंग रोटेट होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऑलरेडी पता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसका? सो व्हाट यू नो इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the ring is given by I ring equal to, by formula it is mass into distance का square. रिंग का डिस्टेंस कितना है? r, स्मॉल r, राइट. तो r square dm. Then since the disk is assumed to be made up of large number of such rings, since the disk is assumed to be made up of large number of such rings, hence total moment of inertia of the ring, sorry disk, total moment of inertia किसका? डिस्क का. of disk can be obtained by integration, गुड. तो जैसे हमने रिंग के लिए किया था, रिंग के लिए हमने क्या बोला था कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन. किसका इंटीग्रेशन? ऑल द स्मॉल मास एलिमेंट्स. यहाँ पे डिस्क का केस है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द रिंग्स. लेकिन रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेंटर से. कहाँ तक गया? कैपिटल आर तक. मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे हो रिंग, पहला रिंग यहाँ पे, फिर दूसरा रिंग यहाँ पे, फिर एक रिंग. तो रिंग कहाँ से स्टार्ट हुए? 0 से. और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? कैपिटल आर तक. तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे? 0 to r. गुड. 0 to r. बट आई आर, व्हाट वाज आई आर? r square dm. राइट. बट dm क्या था? dm कितना है? 2 पाई r सिग्मा dr. वेरी गुड. 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर 0 to r स्क्वायर और r क्यूब dr. राइट. तो अभी जिनको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला नहीं पता वो समझ लो. इंटीग्रेशन अगर आपके पास r रेज टू n dr हो तो ये होता है r रेज टू n+1 अपॉन n+1. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो पता होना चाहिए. तो इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इक्वल टू 2 पाई सिग्मा
आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर रेज टू 4 अपॉन 4, कहां से कहां तक, 0 से आर तक। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम ऊपर का लिमिट पहले आर की जगह पे डालते हैं, तो कैपिटल आर रेज टू 4/4 माइनस करते हैं, फिर नीचे का लिमिट डालते हैं, राइट। तो 0 रेज टू 4 इज 0, तो सेकेंड टर्म इज 0, तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई सिग्मा आर रेज टू 4/4, 1 जा 2 जा। देन अगर आपको याद होगा सिग्मा इट वाज m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर आर रेज टू 4/2, पाई पाई कैंसल, ऊपर आर रेज टू 4 नीचे आर रेज टू 2, मतलब इन शॉर्ट आपको मिल जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। गुड, यहां तक क्लियर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और रिंग का केस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी तक कर क्या रहे हैं पहले बता देता हूँ, और आगे क्या क्या करना है वो बता देता हूँ। हम अभी तक इस डिस्क को रोटेट करवा रहे हैं अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, बाद में मैं इसी डिस्क को रोटेट करवाऊंगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैं इसी डिस्क को रोटेट करवाऊंगा अबाउट डायमीटर, मैं इसी डिस्क को रोटेट करवाऊंगा अबाउट टेंजेंट, बट दिस टाइम द टेंजेंट इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड नॉट परपेंडिकुलर। तो हम एक ऑब्जेक्ट को रोटेट बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, तो हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज होगा। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हर एक केस के लिए, वो कैसे करते हैं वो आज सीखोगे आप इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, तो ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, अब जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है समझ लेते हैं पहले। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो बेसिकली हमारे पास व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट हो रहा है, और इसका शेप कुछ भी हो सकता है, इट कैन हैव एनी शेप, इट कैन बी अ रिंग, इट कैन बी अ डिस्क, इट कैन हैव रैंडम शेप, इट कैन बी अ स्फीयर। हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन कभी भी अबाउट एन एक्सिस होता है, हो सकता है अबाउट दिस एक्सिस, हो सकता है अबाउट सम अदर एक्सिस, ऐसा भी हो सकता है, राइट। द क्वेश्चन हियर इज, अब ऐसा है ये जो बॉडी रोटेट हो रहा है, ये बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ, मुझे ये पता करना है कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इसका मतलब क्या है, हो सकता है दिख भी रहा है, कैसा दिख रहा है कि यहाँ पे मास ज्यादा है और यहाँ पे मास कम है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो वो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पता करना है, तो हम डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमने क्यों डिफाइन किया, तो उसको पहले तो बताओ कि क्यों डिफाइन किया। तो व्हाट डज रेडियस ऑफ गायरेशन डू, इट टेल्स यू हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस नाम में ही है, रेडियस मतलब क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द मेजर ऑफ how mass is distributed about a given axis of rotation। तो सबसे पहला काम होता है डिफाइन करना कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या है, तो हम पहले डिफाइन कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द मेजर ऑफ, रेडियस ऑफ गायरेशन इज the measure of how mass is distributed about a given axis of rotation, अब ये गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं ये जानबूझ के इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों,
क्योंकि अगर बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो मैंने जैसे बताया एक साइड पे मास ज्यादा है, दूसरी साइड पे मास कम है। सेम बॉडी को अगर मैं यहां से रोटेट करवाऊं तो हो सकता है दोनों साइड पे मास सेम है। अगर मैं इसको इस पॉइंट से रोटेट करवाऊं तो एक साइड में मास नहीं है, पूरा का पूरा मास दूसरे साइड पे है, राइट। तो जो भी के रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिनोट करते हैं के से, तो जो भी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आएगी वो वैल्यू देख के आप बता सकते हो कि बॉडी क्या है, डिस्क है कि रिंग है कि बॉल है। और अगर डिस्क है तो उसका रोटेशन एक्सिस कहाँ पे है, सेंटर पे है या फिर टेंजेंट पे है या फिर डायमीटर पे है। तो दिस इज व्हाई यू नीड दिस, और जिनको सीईटी अच्छे से करना है तो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व कर लोगे आप विदाउट पेन एंड पेपर। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आ गया, डन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? इट इज अ मेजर, किसका मेजर? हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब थोड़ा और डिटेल बताना पड़ेगा, मैं डिटेल बता देता हूँ पहले फिर हम लिखेंगे। देखो वैसा है, डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया ना, हमको फॉर्मूला चाहिए। फिजिक्स में बहुत जगह पे आपको थ्योरी डेफिनेशन के साथ, थ्योरेटिकल डेफिनेशन के साथ मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लगने वाला है। तो इमेजिन हमारे पास ये एक बॉडी है, बॉडी इज लाइक अ rectangle, it is rotating about a given axis, right? So this body is rotating about a given axis. जब भी रोटेशन की बात होगी तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ऑल द बॉडीज विल हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? अपोजिशन, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो जब भी मोशन है, रोटेशनल मोशन है, तो बॉडी का क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बॉडी क्या है? रेक्टेंगल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक वैल्यू होगा, एक फॉर्मूला होगा, मतलब बेसिकली एनी फॉर्मूला कुछ तो होगा ना। जैसे डिस्क का क्या था? mr²/2, रिंग का क्या था? mr²। अब इमेजिन करो, मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है जो था। ये जो बॉडी था मेरे पास, जो पहले रेक्टेंगल था, इस पूरे बॉडी का मास मैंने एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया, अब ये बन गया पॉइंट मास, राइट। तो पूरे बॉडी क्या था? रेक्टेंगल। अगर उसका मास था 10 किलोग्राम तो मैंने पूरी बॉडी को उठाया और उसको एक पॉइंट में डाल दिया, तो इस पॉइंट का मास कितना हो गया? 10 किलोग्राम। अब हम ये पॉइंट मास को अलग अलग डिस्टेंस पे रोटेट करवा रहे हैं, राइट। और रोटेशन होगा तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो हम अलग अलग डिस्टेंस पे इस बॉडी को, जिस बॉडी का मास ओरिजिनल बॉडी के मास जितना है, उसका भी 10, इसका भी 10, हम अलग अलग डिस्टेंस पे इसको रोटेट करवाएंगे और हर बार हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करेंगे, राइट। फिर एक डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इक्वल। तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या किया? हमारे पास एक ओरिजिनल बॉडी था, राइट। ये रोटेट हो रहा था अबाउट अ गिवन एक्सिस, और अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ वैल्यू, सम वैल्यू। हमने क्या किया? हमने इस पूरे बॉडी के मास को एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया और हम इस सिंगल पॉइंट को रोटेट करवा रहे हैं सेम एक्सिस के अबाउट। सेम एक्सिस चेंज नहीं किया आपने, राइट। हर बार हम मेजर कर रहे हैं कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। सेम आया क्या? नहीं, सेम नहीं आया तो डिस्टेंस चेंज करो। फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो ओरिजिनल बॉडी था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस है किसका? पॉइंट मास का। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसको बोल देंगे रेडियस ऑफ गायरेशन और उसको डिनोट करते हैं केस। क्लियर? तो अब ये सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कुछ भी मैंने बताया यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो क्या करोगे? सबसे पहले बोलोगे,
सबसे पहले आप बोलोगे कि हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है जिसका मास है m। तो कंसीडर a rotating rigid body या फिर consider a rigid body of mass m rotating about an axis passing through O। ऐसा भी बोल सकते हो, doesn't matter how you write। तो consider a rigid body of mass कितना मास था, of mass m, right? rotating about कौन से एक्सिस के अबाउट, rotating about an axis कहां से पास हो रहा है, an axis passing through कौन से पॉइंट से पास हो रहा था, O, passing through point O, right? Let I1 be its moment of inertia, इसके बाद क्या किया था हमने, इसके बाद हमने पूरे के पूरे बॉडी के मास को कहां डाल दिया, सिंगल पॉइंट में, राइट? इमेजिन द होल मास ऑफ द बॉडी, to be concentrated कहां पे concentrated, at a point, राइट? तो पूरे बॉडी को आपने क्रश करके सारा का सारा मास एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया। अब इस पॉइंट को क्या कर रहे हो, रोटेट करवा रहे हो। लेट दिस पॉइंट मास बी रोटेटेड about the same axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं किया आपने, जो था वही है, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन उसके बाद क्या होगा, एट अ गिवन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मास, राइट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास विल बिकम इक्वल टू ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So at a given distance, so let this point mass be rotated about the same axis of rotation. Then at a given distance from the axis of rotation, क्या होगा, at a given distance from the axis of rotation क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, पॉइंट मास का। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास becomes equal to moment of inertia of original mass distribution, और इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। और ये रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको डिफाइन करना है, मैंने अगर बोला कि एक लाइन में बताओ, एक स्टेटमेंट में बताओ व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो कैसे डिफाइन करोगे? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस मतलब क्या है, डिस्टेंस, राइट? ये डिस्टेंस कहां से मेजर किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इस डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का इक्वल हो रहा है टू दैट ऑफ ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन at which the moment of inertia of point mass
becomes equal to the moment of inertia of original mass distribution. This distance is called as radius of gyration. अब मैं डिफाइन करते वक्त 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा डालने वाला हूं. तो the distance at which whole mass of the body is supposed to be concentrated and at which the moment of inertia of this point mass becomes equal to ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. तो डिफाइन करते वक्त अच्छे से करना पड़ेगा. तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे? द डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच from an axis of rotation at which whole mass of the body is supposed to be concentrated and इस डिस्टेंस पे क्या हुआ? एंड एट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पॉइंट मास का. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास becomes equal to moment of inertia of original mass distribution is known as radius of gyration. Good. अब आप जब डिफाइन करोगे इसको मैथमेटिकली रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मैंने पहले भी बताया कि आपको एक फॉर्मूला चाहिए. तो बाय डेफिनेशन आप बोलते हो I इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन को आपने डिनोट किया है K से. तो डिस्टेंस क्या है? K है. तो बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. तो K स्क्वायर क्या मिल जाएगा यहाँ से? I बाय M. तो K क्या मिल जाएगा? अंडर रूट ऑफ I बाय M. बन गया फॉर्मूला किसका? रेडियस ऑफ गायरेशन का. यहां तक क्लियर? अब अगर याद होगा, जो होना चाहिए, रिंग का केस, रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? mr². कौन से एक्सिस के अबाउट? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो अगर मैंने पूछा व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग, तो क्या करेंगे? A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I. I क्या बताया आपने? mr² अपॉन m. कैंसल. तो K इक्वल टू रूट ऑफ R से मतलब K इक्वल टू R. तो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग? R. देन डिस्क का केस अगर लोगे, तो डिस्क के केस में I क्या था? mr² बाय 2, और नीचे क्या आएगा? और एक m. कैंसल एंड कैंसल. तो K क्या आएगा? R अपॉन रूट 2. So what is radius of gyration of disk? R upon root 2 about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. मैंने अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया तो ये वैल्यूज चेंज होगी. गुड. वो तुम्हें कल समझ में आ जाएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बट यू विल हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर. अब देयर इज समथिंग व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइंडिंग आउट रेडियस ऑफ गायरेशन. उसको आप बोलते हो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. 2 थ्योरम है, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या करता है पहले वो समझ लेंगे, और फिर जाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे. तो पैरेलल एक्सिस नाम में ही है पैरेलल, राइट? तो ये वर्ड याद रखना. अब ऐसा है, वी वांट टू सी व्हाट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और पैरेलल एक्सिस मतलब मैं प्लूरल बोल रहा हूं. पैरेलल एक्सिस प्लूरल, 2 एक्सिस और मोर एक्सिस. इसका यूज कहां पे? एग्जाम्पल,
मेरे पास एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है, जिसका रेडियस कैपिटल R है, ये रोटेट हो रहा है अबाउट अ पॉइंट passing through its center and perpendicular to its plane. What is moment of inertia in this case? Moment of inertia कितना है इस केस में? mr square upon 2, mr square by 2. गुड. मुझे बताओ, अगर मैंने एक्सेस यहां पे ले लिया, मतलब जो बॉडी है इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O. So now you tell me what is moment of inertia. You cannot find it. What is moment of inertia about this axis which is tangent and perpendicular to its plane? कैसे फाइंड करोगे? पता है? नहीं. तो दैट इज वाई पता नहीं है तो पता करना है. इसके लिए हमको सीखना है व्हाट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. पैरेलल क्यों बोला है? क्योंकि यू सी ये जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है और जो दूसरा लाइन है जो टेंजेंट से पास हो रहा है वो दोनों क्या है? पैरेलल है. तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस helps you to find out what is moment of inertia about a parallel axis provided आपको already moment of inertia about C point पता होना चाहिए. अब पता है ना, आज ही रिवाइज किया हमने. अब क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा समझ लो डिटेल्स में. डिटेल समझोगे तो ही आगे का कुछ समझ में आएगा. प्रॉब्लम ये है कि जब आप सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे? आप इस डिस्क को इमेजिन करते थे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. क्योंकि पॉसिबल था, क्योंकि सेंटर से हर डायरेक्शन में मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो सेंटर पे खड़े करके बोल सकते हो हाँ एक रिंग, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, सबका सेंटर सेम है, राइट? लेकिन वो कब? जब एक्सिस कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ मास से. अब सोचो, इफ इन केस मैं एक्सिस यहां पे ले लेता हूं, राइट? तो आप कॉन्सेंट्रिक रिंग बना ही नहीं सकते. कैसे बनेगा कॉन्सेंट्रिक? सेंटर ही उसका अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया एक्सिस का. तो प्रॉब्लम क्या था? देखो मैथ्स लगेगा, ये समझ लो. अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझना है तो मैथ्स लगने ही वाला है. दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं, रिंग का भी डिस्क का भी, तब समझेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इंटीग्रेशन कब यूज करते हो? इट हैज नथिंग टू डू विद फिजिक्स, ये मैथमेटिक्स है, तो पता होना चाहिए आपको. हमारे पास ये रिंग था और हमारे पास एक डिस्क है. दोनों केसेस में जब एक्सिस सेंटर से पास हो रहा था, दोनों केसेस में, एक केस में रिंग के केस में हमने रिंग को इमेजिन कर लिया था टू बी मेड अप ऑफ मास एलिमेंट्स, और दूसरे केस में टू बी मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, राइट? फिर हमने क्या किया? इस मास एलिमेंट का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया, जिसको बोला था DI इक्वल टू R स्क्वायर DM, और यहाँ पे इस रिंग का फाइंड कर लिया जिसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था स्मॉल r स्क्वायर DM, करेक्ट? फिर आपने बोला कि रिंग रोटेट हो रहा है तो रिंग के बाकी एलिमेंट्स भी रोटेट होंगे, और सबको करते जाओ ऐड. सबको ऐड क्यों कर सके आप? क्योंकि हर एक एलिमेंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पे था. दैट इज व्हाई आप इंटीग्रेट कर पाए. इंटीग्रेशन कब कर सकते हो? जब हर एक मास सेंटर से, मतलब एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे हो तब, राइट? सेम डिस्टेंस नहीं होता तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होता. इमेजिन मैंने एक्सिस को यहां शिफ्ट कर दिया. अब प्रॉब्लम क्या हो गया? एक मास तो ऐसा है जो खुद एक्सिस पे बैठा है. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ धुले फ्रॉम धुले? 0. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम लाइन? 0. डिस्टेंस 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0. अब और दूसरा लेता हूं, यहां पे एक मास ले लिया, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज लेट अस से R1, और मास ले लेता हूं यहां पे, इसका डिस्टेंस इज समथिंग एल्स R2, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है? हर एक मास एलिमेंट का डिस्टेंस अलग अलग है. तो फिर इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस अलग होना मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होना.
तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उसका कंडीशन ये है कि एक्सिस हमेशा सेंटर से ही पास होना चाहिए, नहीं तो आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। इन शॉर्ट वही सेम आइडिया इज फॉर डिस्क। मैंने एक्सिस को शिफ्ट कर लिया, खत्म, देयर आर नो मोर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो प्रॉब्लम ये है कि आप इंटीग्रेशन के थ्रू अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो ये हो सकता है सिर्फ जब एक्सिस पास हो सेंटर से, अदरवाइज नहीं। हमारे पास जो दूसरा एक्सिस है ये सेंटर से पास हो नहीं रहा। हमें क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कौन से पॉइंट के अबाउट? ओ पॉइंट के अबाउट। इसको बोल देंगे आई ओ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, देखो वापस बता रहा हूं, डेरिवेशन करने से पहले हमको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस डिराइव करना है, उससे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट से। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी passing through about an axis of rotation passing through any point O is equal to sum of, मतलब एडिशन, मतलब दो टर्म कम से कम आने वाले हैं, is equal to sum of its moment of inertia about center and the product of mass and square of distance between the two parallel axes। तो ये डिस्टेंस है h, मैं अभी बता रहा हूं, लिख भी लेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि प्रोडक्ट है ना m इंटू एच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर डिराइव भी करना है हमको। तो फर्स्ट थिंग इज to know what is the statement, right? लिख लो, मतलब मुझे ही लिखना है यहाँ पे, you're not supposed to write, you are just supposed to support me। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालना है तो ये पता होना चाहिए। कैसे लिखेंगे? क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन से एक्सिस से पास हो रहा है? रोटेशन एक्सिस O से। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body, of a rigid body about an axis passing through कौन से पॉइंट से? passing through point O, passing through any point, some point, passing through point O is equal to what? Is equal to what? Is equal to sum, is equal to sum of किसका सम है? sum of its moment of inertia, about ये IC मतलब क्या है? about center of mass and product of its mass and square of distance between two parallel axes, ये हो गया आपका स्टेटमेंट थ्योरेटिकल, ये हो गया स्टेटमेंट मैथमेटिकल। तो ये हर बार थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों में से एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, राइट। तो सबसे पहले समझा दो कि क्या करना है। समझ में आ गया? हमको क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू सम पॉइंट O is equal to IC, which is moment of inertia about center of mass plus product of mass into square of distance between two parallel axes। गुड। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि डिराइव भी करना पड़ेगा ना। तो डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, पहले समझ लो स्टेप बाय स्टेप। तो व्हाट यू हैव इज, ध्यान यहाँ पे चाहिए, गड़बड़ चलेगा नहीं। जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है क्लास के बाद मिलो, ओके। ऑब्वियसली
फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट इज नॉट अ थिंग दैट यू विल सिट एंड रीड आराम से। एग्जाम में जितना लगता है उतना करना ही है, करवाऊंगा ही। गुड। तो ध्यान दो, अब सबसे पहला काम एक बॉडी इमेजिन करना पड़ेगा, तो इमेजिन अ बॉडी, करेक्ट। दूसरा काम कि ये बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो रोटेट होगा तो किसी एक्सिस के अबाउट होगा, तो एक एक्सिस लेना पड़ेगा और ये बोलोगे ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, ओ पॉइंट से। फिर हमको फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, मतलब आई ओ। लेकिन बाय डेफिनेशन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता होता है, तो और एक एक्सिस इमेजिन करना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई सी। गुड। देन क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी मैंने पहले ही बताया था, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स। उसमें से एक मास एलिमेंट यहां पे ले लो, और जहां भी लिया उसको बोल दो पी पॉइंट, और इस मास एलिमेंट को का मास कितना होगा, dm। अब ये मास एलिमेंट का डिस्टेंस ओ पॉइंट से कुछ तो डिस्टेंस है, तो नाम देना पड़ेगा, बोल देंगे r0 ro, क्योंकि ओ पॉइंट है तो ro। इसी पॉइंट का डिस्टेंस सी से भी कुछ होगा, इसको बोल दूंगा r सी या r आपके ऊपर है, लेट अस कॉल दिस एज r सी r व्हाटएवर इट इज, नेम डजंट मैटर हियर। देन ये दोनों एक्सिस कौन है, पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस के डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे थे h से, तो ये आ गया डिस्टेंस h, राइट। क्लियर। मैं वापस एक बार बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कर क्या रहे हैं। तो यू शुड नो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिजिड बॉडी ले रहे हैं ऑफ एनी शेप। गुड। वी आर टेकिंग अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं अबाउट सम पॉइंट ओ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ फाइंड करना है। हम इंटीग्रेशन से फाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पॉसिबल नहीं है, तो हमको कुछ और ट्रिक यूज करना था। लेकिन हमको ये तो पता था, 100% पता था कि इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये पता होगा या पता कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। देन ये जो रिजिड बॉडी है, ये इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसमें से हमने एक पार्टिकल कहीं तो इमेजिन कर लिया, जहां चाहो वहां पे इमेजिन कर सकते हो, तो इमेजिन कर लिया। हमने बोल दिया ये पी पॉइंट पे है, इसका मास कितना है, dm है। इसका डिस्टेंस ओ से बोल दिया ro, सी से बोल दिया r, rc भी बोल सकते हो, मैं सिर्फ आपके बुक के नोटेशंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट, डन। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक ट्रायंगल तो बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल होता तो कम से कम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते थे। हाँ, तो नहीं है तो बना लो। कैसे बनाओगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे, ओसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, फिर पी पॉइंट से ओसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको बोल दिया डी पॉइंट। अगर आप अभी देखोगे तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक की जगह पे एक है ओ पी डी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है सी पी डी। गुड। अब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बना तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो आप, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी डी यू कैन से OP square equal to OD square plus DP square, right? OP square equal to OD, लेकिन OD है OC plus CD, तो OC plus CD का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर, राइट। अब OC plus CD मतलब A plus B ब्रैकेट स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OCCD, राइट, 2OCCD प्लस CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। गुड।
अब ये सी डी स्क्वायर मतलब इतना और डी पी स्क्वायर मतलब इतना, तो व्हाट इज सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर? आर स्क्वायर मतलब सी पी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका सी पी स्क्वायर। तो इसको आप बोल दोगे, ये जो टर्म है इसको आप बोलोगे सी पी स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा? ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2 OC सी डी, और वो जो सी डी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर था, है ना, सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर था, सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, तो ये बन गया सी पी स्क्वायर। तो ये आ गया सी पी का स्क्वायर। करेक्ट। ओपी, इसको क्या नाम दिया है? आर ओ स्क्वायर। ओ सी इसको क्या बोला था? एच, एच का स्क्वायर 2 इंटू एच। सी डी इसको कुछ नहीं बोला तो एक्स बोल देते हैं, तो ये आ गया 2 इंटू एच इंटू एक्स। सी पी कितना था? आर, तो आर का स्क्वायर। करेक्ट। Do you see something? Do you remember what was the formula of moment of inertia? R square, distance square into mass, और उसका इंटीग्रेशन। तो वेरी ऑब्वियस, डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर, क्या क्या मिसिंग है? मास और इंटीग्रेशन। तो अब एक काम करो, अगले स्टेप में मास एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड को। तो मल्टीप्लाइंग बाय डीएम ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन था, तो इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन। करेक्ट। देन आर ओ स्क्वायर डी एम बाय डेफिनेशन, अच्छे से समझ लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटीग्रेशन डिस्टेंस का स्क्वायर डी एम। आर ओ डिस्टेंस कौन से पॉइंट से है? ओ पॉइंट से है, तो ये क्या हो जाएगा? आई ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। एच स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि दो पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहां पे जाता है? इंटीग्रेशन के बाहर जाता है, डीएम। यहां पे भी 2h कांस्टेंट है, x dm। आर स्क्वायर डिस्टेंस कहां से था? सी पॉइंट से, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट पॉइंट सी। गुड। अब वापस सेम लॉजिक, ये पूरी बॉडी हमने इमेजिन कर ली स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से, राइट? द होल बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट्स। सबको ऐड करते गया तो क्या मिलेगा? टोटल मास। तो ऐड मतलब इंटीग्रेट, तो ये क्या आ गया? m, टोटल मास आ गया। वेरी गुड। तो आ जाएगा आई ओ इक्वल टू m h स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, वो देखते हैं बाद में, आई सी। करेक्ट। हमें क्या प्रूव करना था? आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर आ गया, तो बीच का टर्म क्या आएगा? 0। अब 0 क्यों आएगा वो आपको डिटेल में पता होने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, लिखना नहीं है एग्जाम में। सिर्फ एग्जाम में लिखते वक्त क्या बोलना है? एग्जाम में लिखते वक्त बोलना है इंटीग्रेशन एक्स डी एम, क्योंकि ये क्या था? एक्स डी एम का इंटीग्रेशन था इक्वल टू 0। सिंस द मास इज uniformly or symmetrically distributed, better, since the mass is symmetrically distributed about center of mass। इसका मतलब क्या है वो समझ लो पहले, लिखना बिल्कुल नहीं है एग्जाम में, इतना लिखना है। इसका मतलब क्या? इसका लॉजिकली सोचोगे, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास। सेंटर से राइट साइड पे एट सम डिस्टेंस, सेंटर से राइट साइड पे एक डिस्टेंस पे मास है, उतना ही मास दूसरे साइड पे है सेम डिस्टेंस पे। यहाँ पे एक मास है तो नीचे भी उतने डिस्टेंस पे सेम मास है। करेक्ट। तो जितना कंट्रीब्यूशन एक साइड से आ रहा है उतना दूसरे साइड से आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। क्या होता है? कैंसलेशन। तो क्या आएगा? 0। फिर आप बोलोगे फिर यही 0 क्यों? ये टर्म 0 क्यों नहीं हुआ? ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी 0 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ?
स्क्वायर है स्क्वायर, नेगेटिव आया भी तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए ये कैंसिल नहीं हुआ। अगर ये या फिर यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे गलती से आर आ जाता तो ये भी 0 होता। क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो बीच का जो टर्म है वो 0 क्यों आया? वो 0 इसलिए आया सिंस द मास इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम मास है, तो एक साइड का कंट्रीब्यूशन और दूसरी साइड का कंट्रीब्यूशन कैंसल हो रहा है, इसके लिए आया 0। तो समझ में आ गया ये। अब एक लास्ट, मैं आपको ये हम कल वापस रिपीट करेंगे, बट एक एग्जाम्पल बताता हूं कि इसका व्हाई इट इज सो पावरफुल। ये जो थ्योरम है, मैंने अगर आपको पूछा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, बताओ बताओ फटाफट बताओ, दिस इज डिस्क, बताओ m r square by 2, very good. Now if I ask you what is the moment of inertia about tangent, मतलब IO क्या बोलोगे? वो फॉर्मूला क्या था? IO इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर, बट IC कितना है? mr स्क्वायर बाई 2। h कितना है? व्हाट इज h? h इक्वल टू रेडियस r, तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर इज 3/2 mr स्क्वायर। मिल गया, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही हो गया। इज दिस क्लियर? गुड। तो हम नेक्स्ट सेशन में इस थ्योरम को वापस रिवाइज करेंगे एंड वी विल गो अहेड विद मोर।